Denvax. Dendritic cell therapy. मैं साहब डॉक्टर जमाल खान आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ कुछ अपने तथ्य अपनी बातें लेके जो देश के हित में भी हैं और समाज के हित में भी हैं और जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है कुछ बातें उसकी रोशनी में भी हैं। मैं यहाँ से आज शुरू बात करता हूँ अपनी कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी भेंट प्रधानमंत्री जी से हुई। ये दशहरे का समय था, दशहरे पे मुझे इनवाइट किया गया और इस बार मैं दशहरे में ऊपर स्टेज पर उनके साथ मैंने शेयर किया और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ऐसा मौका मिला। शायद मैं उस मंच पे मुसलमान भी अकेला ही था और आसपास भी कोई नहीं होगा, तो फिर वहाँ पर कुछ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री में कुछ ख़ास बात है जो भगवान ने उन्हें चुना है। मैं ये भक्त जो कहते हैं कि हम भक्त हो गए उसकी तरह भी कह सकता हूँ और एक कॉमन नागरिक की तरह भी कह सकता हूँ। मैंने उनको देखा कि वो जो स्टेज पे होते हैं उनको थोड़ी देर बात करके सबसे ज़्यादा जो ध्यान देते हैं वो ऑडियंस पे देते हैं जो नीचे बैठे होते हैं। उनकी सोच में ये था कि ये ऑडियंस कैसे ऊपर तक स्टेज तक आए कभी समय इनको मिले तो। ये मैंने बहुत लीडर्स से मिला हूँ, मेरी उम्र 55 साल हो गई है। कांग्रेस के वक्त में भी मिलता था, बीजेपी के वक्त में भी मिलता हूँ, लेकिन ऐसा मैंने बहुत कम लोगों को देखा कि जो ये सोचते हैं कि पब्लिक के पास जाया जाए या पब्लिक से बचा जाए। तो वो उनका जो पूरा उस 1 घंटे में मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है लोगों की और साइकोलॉजी का मैंने देखा है कि उनकी जो साइकोलॉजी चल रही थी वो सिर्फ ये था, सोच थी कि ये पब्लिक जो है इसको कैसे ऊपर मुकाम तक लाया जाए। वो 1 घंटे का समय मुझे मैंने बारीकी से ऑब्ज़र्व किया इस बात को। फिर जाते समय उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया कि तुमसे मिलना है और तुम आओ मुझसे मिलने। फिर मेरा सौभाग्य है कि मैं फिर मिला उनसे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें घर पे बुला लिया, चूँकि तुम अगर वहाँ जाते, दफ्तर जाते तो बहुत भीड़ होती, समय तुम्हारा बहुत बेकार होता। और क्षमा भी उन्होंने मांगी कि तुम्हें काफ़ी देर बैठना पड़ा। तो मैं हंस के कहने लगा कि साहब इससे अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं बैठने की, आप रात तक बिठाए मैं यहाँ बैठा रहूँगा। हंसने लगे और प्रोग्राम डिस्कस किया। वो प्रोग्राम डिस्कस किया जिसको लोग डिस्कस करते हुए कतराते हैं। मेरे अपनी कम्युनिटी के डॉक्टर्स जो बड़े बड़े ओहदों पे ऑन्कोलॉजी में बैठे हैं वो भी मुझसे नहीं पूछते कभी बुला के कि भाई तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा क्या मकसद है, तुम क्या चाहते हो आगे बढ़ना। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस देश में पैदा हुआ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। और मेरा ये सौभाग्य है कि उस शख्सियत ने मुझसे ये पूछा कि इस प्रोग्राम को आगे कैसे बढ़ाओगे, क्या करना चाहते हो, और तुम्हारा इलाज इतना अच्छा है मैंने सुना है, तो तुम क्यों ना इसको देश भर में करो। फिर खैर कोरोना हो गया, सब कोरोना के चक्कर में फंस गए। लगा कि भारत में और कोई बीमारी नहीं है, हम सब हताहत हो गए। शायद भगवान ने संदेश दिया था कि अपनी रफ्तार को कम कर लो। रफ्तार बहुत तेज़ थी हमारी सबकी, हमें लगता था कि हम आगे क्या करेंगे। फिर लगा कि नहीं, हमें आगे कुछ करना नहीं है, हम तो एक छोटे से वायरस से लड़ेंगे, पहले मौत और ज़िंदगी की लड़ाई होगी अभी। वो भगवान जिसने हमें इतना इल्म दिया, जिसने हमें हर चीज़ सिखा दी। जब हम स्टार वार्स की बात करते थे तो एक छोटा सा वायरस ने हमारे अकेले मुल्क को नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया और पूरी दुनिया में जहाज़ रुक गए, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, जो गेम्स के स्टेडियम थे वो खाली हो गए, बाज़ार बंद हो गए। तो हमें ये मौका मिला कि हम अपने तथ्यों को फिर से देखें, अपने विचारों को फिर से एकत्रित करें और हम ध्यान दें कि हम कहाँ खो गए थे। हमने आपस में क्या ऐसा हो गया कि हम अगर बच्चे से भी बात करते हैं तो पहले व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं उसको कि बेटा क्या फ़ोन कर लें हम तुम्हें, तुम कहाँ पर हो इस समय। हमें हिचकिचाहट होती थी कि हम बच्चे से भी बात करेंगे तो वो उठाएगा फ़ोन, नहीं उठाएगा, शर्मिंदगी तो नहीं हो जाएगी हमें। हम फ़ोन करेंगे तो वो उठाएगा ही नहीं, तो हम पहले व्हाट्सएप करके मैसेज करने लगे थे। ये चीज़ जो थी ये एक अलग रफ्तार थी, और जब रफ्तार बहुत तेज़ होती है
तो रफ्तार तेज़ होने से स्टेशन आ जाता है। स्टेशन आ जाता है मीन्स दुनिया का खात्मा होने के वक्त करीब आ जाता है। तो भगवान ने फिर हमें एक मौका दिया कि नहीं, दुनिया में खात्मा नहीं करना है, दुनिया को फिर से चलाना है। फिर से तुम अपनी सोच को फिर पैदा करो, फिर अपने माहौल को ठीक करो, अपने माहौल को बदलो, और फिर तुम्हें हम एक मौका देंगे कि सिविलाइजेशन को रीराइट करो। सिविलाइजेशन का रीराइट करना जो है, शायद कोरोना जो है सिविलाइजेशन को रीराइट करने का एक मौका है हमारे लिए, कि हमें ये देखना है कि क्या चीज़ हमें करना है और क्या चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं है। आपने देखा होगा कि हमें अंदाज़ा हुआ कि खाली हम भोजन पे ज़िंदा रहे, ना हमने कपड़े ख़रीदे, ना जूता ख़रीदा, ना मार्केट में फालतू पैसा खर्च किया। तो जिसका खर्चा 50,000 महीना था वो 5,000 पे आ गया। उसने खाली ग्रॉसरी ख़रीदी, सब्ज़ी ख़रीदी और 3 महीने तक खाता रहा और निकलने को भी डरने लगने लगा। फिर उसको लगा कि कार भी नहीं चली बहुत दिन से, जो कार 15,000 किलोमीटर चल जाती वो तो 500 भी नहीं चली। तो क्या चलाना ज़रूरी था इतना हमें? तो क्या हम इतना पैसा जो इकट्ठा करते हैं वो भी हमारे लिए ज़रूरी है? शायद नहीं। हमें उस मौके के वक्त में भयानक चीज़ें भी नज़र आईं टीवी पे, जहाँ पर लोगों को लगा कि हम सब सड़कों पे हैं, किसानों को, मज़दूरों को हमारे खाना नहीं मिल रहा है, सड़कों पे टहल रहे हैं। वो टीआरपी का भी एक कारण था। हर आदमी अपनी टीआरपी बढ़ाता है कि क्या चीज़ बिक रही है समाज में, तो कुछ बिकने को था ही नहीं, तो गरीबी का मजाक उड़ाओ, गरीबी का मजाक उड़ा के दिखाओ। गरीबी तो मैंने अमेरिका में भी देखी है, गरीबी तो मैंने यूरोप में भी देखी है। वहाँ के लोग भी पाइप के अंदर सोते हैं, वहाँ के अंग्रेज़ भी सड़कों पे भीख मांगते हैं। वहाँ की गरीबी लेकिन मुल्क वाले नहीं दिखाते, उनके अंदर हया और शर्म है। हमारी शर्म और हया भी ख़त्म हो गई है। ये टीआरपी के चक्कर ने हमें ऐसा कर दिया है, कोई अच्छा आदमी अगर हमारे कुर्सी पे आके बैठता है तो सारी ओपोजिशन की ताकतें जो है चाहती हैं इसको हटा दें। हम ये मौका ही नहीं किसी को देते कि हम उस आदमी से क्या काम ले सकते हैं, हम देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम देश के हित में क्या काम कर सकते हैं। अरे भाई 5 साल के लिए आया था, दूसरी बार 5 साल के लिए आ गए, पब्लिक का तो सपोर्ट था ना, या टेलीविज़न चैनल से ये जीते, पब्लिक सपोर्ट से जीते ना। तो इमेज को ख़राब करने की कसर हम नहीं छोड़ते, किसी की भी, कोई भी इमेज हो उसको हम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जितना बिगाड़ सके चाहते बिगाड़ दें। लेकिन मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी है अपने मज़हब में, कहा साहब अल्लाह मियाँ को हंसी 2 बार आती है। एक बार जब किसी को ऊपर उठाना चाहें और पब्लिक नीचे गिराए, और एक बार किसी को नीचे गिराना चाहें और पब्लिक ऊपर उठाए। मेरा सिर्फ आपसे विनती और प्रार्थना है कि हमारे 4 साल बड़े मजबूत गुजरे हैं आगे वाले, जिसमें हम भारत की तरक्की देखें। भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे, हम इसको इस मुकाम पे पहुंचाएं। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने समय को बेकार नहीं करें, हम हर समय काम करना चाहिए। हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए ऐसे लीडर से जो सोने का वक्त निकालता है, काम का वक्त उसके पास हमेशा है, सोने के लिए वक्त नहीं है। मैं ये दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा चीज़ नहीं चाहिए कि उनसे कि जो मैं सियासत में हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखता हूँ, या मुझे कोई ओहदा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक बात देखी कि एक अदना सा डॉक्टर जिसने एक मुहिम को अकेले चलाया, उस बंदे ने मुझे पहचान के मुझे वक्त दिया। तो मैं धन्य हूँ इस देश का और इस समाज का और अपने प्रधानमंत्री का कि उन्होंने हमारे लिए और हमारे हित में सोचा। हमारा एक ही मकसद है, मैंने उनसे एक बात कही कि साहब ज़मीन नहीं बिके कैंसर के इलाज में, मैं ये चाहता हूँ। बोले बहुत अच्छी बात कह रहे हो। मैंने कहा बस मेरा मकसद सिर्फ एक है कि इस इलाज में, बीमारी में, कैंसर में लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेच देते हैं, बस वो नहीं बिकना चाहिए। परिवार बर्बाद हो जाते हैं इस आश्रय पे कि हम ठीक हो जाएंगे, और डॉक्टर भी ये नहीं बताता है कि वो ठीक नहीं होंगे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है समाज से, उन ओपोजिशन के लोगों से जिनको बहुत वक्त मिल जाएगा इलेक्शन का 2 महीने 3 महीने पहले, जब इलेक्शन करीब में आएगा, कि फिर अपनी पॉलिटिक्स को उजागर कर लें, पॉलिटिक्स में आएँ और फिर आके समाज को बताएं। क्योंकि एक बात मैं बताता चलूँ आपको, हम सब की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, हम 2 महीने पुरानी बात भी याद नहीं रखते हैं।
तो अगर आप खाली प्रधानमंत्री या समाज के अगेंस्ट मोमेंटम बनाएंगे तो इस मोमेंटम से आपको कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय देश की बर्बादी के। एक आदमी कब तक संभालेगा अपने आप को जब रोज उसको एक ही बात सुनने को मिलेगी हर तरफ से, ये यहाँ हो गया, वो वहाँ हो गया, इसके जिम्मेदार तुम, उसके जिम्मेदार तुम। तो मैं आपको एक बात बताते चलूँ, एक तो कोरोना वायरस में हमें मालूम हो गया कि इम्यूनोलॉजी का क्या बड़ा रोल है। इम्यूनिटी जिसके बारे में हम बात करते चले आए हैं हमेशा से, जो हमारे दिल में बात पनप रही थी, आज समाज ने खुद पता चल गया समाज को कि इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होती है वो नहीं मरता। जिसने वायरस के इन्फेक्शन बहुत झेले हैं, इसलिए भारत में जो परसेंटेज है इन्फेक्शंस की और डेथ की वो बहुत कम है। परसेंटेज डेथ की 2.7% बताते हैं, मुझे तो लगता है उससे भी कम है, क्योंकि ये डिटेक्टेड इन्फेक्शंस हैं। डिटेक्टेड इन्फेक्शंस जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम्स हुए, जिनको बीमारी का आधार पता चला कि हम बीमार हैं, उन बीमार लोगों में 2% लोग तकरीबन डेथ होती है। बाद में मालूम ये भी हुआ हमें कि इन्फेक्शंस तो यहाँ ऐसे हुए हैं लोगों को जिनको ये पता ही नहीं चला कि इन्फेक्शन है। तो अगर वो आधार ले लें तो 0.2% परसेंटेज जाएगी डेथ की, जो कि ना हर इन्फेक्शन में होती है। तो भारत एक मजबूत मुल्क है, चूँकि हमने ज़्यादातर ज़मीन से जुड़े लोग हैं, हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं, और हमारा जो तरीक़ाकार है ज़िंदगी का, वो हम कुएं का पानी भी पी लेते हैं, नल का पानी भी पी लेते हैं, खाना भी हम कहीं पर भोजन कर लेते हैं, सड़क के किनारे खाना ढाबे पे खा लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। आपको बताता चलूँ कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन का मतलब ये है कि जिस्म में थोड़ा सा इन्फेक्शन को पहुँचाना जो पहचान सके शरीर और उसको लड़ने की क्षमता बना सके, इसको बोलते हैं हम वैक्सीन। तो हमारे यहाँ समाज में वैक्सीनेशन नेचुरल ही होता रहता है। हमारे समाज में इन्फेक्शंस एक दूसरे से आगे पीछे मिलते जुलते रहते हैं। तो ज़्यादा हाइजीन थ्योरी इस वक्त की ज़रूरत थी। हमने हाथ धोए, हमने बार बार डिसइंफेक्टेंट से हाथ धोए, हमने बार बार डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ किया, हमने अपने PPE किट्स यूज़ किए, सब चीज़ें ज़रूरी थी। लेकिन अगर हल्के हल्के सब कोरोना वायरस ठीक होता जाए तो एक बोलते हैं हम हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जो भेड़ बीच में चल रही है, भेड़ों के जत्थे में, वो प्रोटेक्टेड है। भेड़ बीच में चलने वाली भेड़ के जत्थे में प्रोटेक्टेड है, किसी उसको कोई पकड़ नहीं सकता। इसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ये मानना है, मेरा मानना 50% है, और कुछ कंट्रीज़ में लोग कहते हैं 65% है कि 65% इन्फेक्शन जब हो जाएगा तो 35% लोग प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो 35% लोग प्रोटेक्टेड हो जाएंगे नेचुरल इन्फेक्शन से। तो हमारे यहाँ इन्फेक्शन का रेट अभी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और लोग को इन्फेक्शन होगा, और वो इन्फेक्शन उनको खामोशी से भी चला जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमें इन्फेक्शन हुआ है। ये चीज़ हमें समझना है। और अगर हमें सिम्टोमेटिक हैं, हमें खांसी आने लगी, हमें बलगम आने लगा, थूक आने लगा, तो हम प्रोन हैं कि हम इन्फेक्शन ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। तो हमें उस वक्त अकेले बचना है, रुकना है। बूढ़े लोग ज़्यादा, हमारे यहाँ दुनिया भर में पाया गया कि 70 साल के 60 साल के लोगों को प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए। तो हमारी अच्छी बातें क्या हैं देश की? हमारी सबसे अच्छी बातें क्या है? पूरा देश एक सा है, हम सबके थॉट्स एक से हैं, हम सबकी नदियाँ सब साफ़ हैं, पानी पीने लायक है। ऐसा किसी देश में नहीं हुआ। हमारे देश में हम चाहें गर्मी में तो ठंड में रह सकते हैं, ठंड में चाहें तो गर्मी में रह सकते हैं, सूखे में चाहें तो रह सकते हैं, बारिश में चाहें तो रह सकते हैं। तो ये मुल्क धन्य है, इस मुल्क में अमन और शांति रहे, सुख रहे, और हम तरक्की करें। और तरक्की सिर्फ हमारी एक ही चीज़ से होगी कि हम सब मेहनत करें, वक्त को पहचानें, वक्त को ख़राब नहीं करें। इस बात पे मैं आज का प्रोग्राम आपके सामने समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।